नमस्कार साथियों। आज की कक्षा में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, हमारी जो अपडेट सीरीज चल रही है उसमें हम पढ़ रहे हैं नाटक। नाटक की 3 क्लासेज अपनी पहले हो चुकी हैं। आज ये नाटक की चौथी क्लास रहने वाली है। तो देखो, हम पहुंच गए थे नाटक के जो तत्व हैं वहां तक। इसमें पिछली कक्षा में हमने कथानक को पढ़ लिया और जो पात्र हैं उस पात्र में देखो हमने नायक को पढ़ लिया। नायक के जो सहायक होते हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। खलनायक के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। खलनायक कह सकते हो या प्रतिनायक कह सकते हो, उनके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। आज जो बात है वो नायिका की करने वाले हैं। नायिका, उसके भेद, नायिका की जो सहायिका होती हैं उनके बारे में पढ़ना है और अर्थोपक्षेपक उनके बारे में पढ़ना है। तो बहुत ही शानदार लेसन रहने वाला है। तो आइए आनंद लेते हैं इस कक्षा का। तो हम किसकी बात करेंगे? नायिका की बात करने वाले हैं। तो देखिए, नायिका जो है उसको किस किस आधार पर और कैसे बांटा जाता है। देखो, हम कह सकते हैं भाई, नायिका के भेद। नायिका के भेद या कहें नायिका जो है इसका वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। तो देखो, पहला वर्गीकरण जो है वो सामान्य आधार पर करेंगे भाई। सामान्य आधार पर, ठीक है। पहला तो सामान्य आधार पर कर देंगे और दूसरा जो वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर। तो इस तरह से हम देखें कि नायिका जो है उसको दो भागों में वर्गीकृत कर दिया जाता है, एक सामान्य आधार पर और एक अवस्था के आधार पर। ठीक है। अब ये जो सामान्य आधार पर की बात करें तो इसके फिर 3 उपभेद हो जाएंगे। देखो, अब 3 उपभेद कौन कौन से रहेंगे इसमें? स्वेकिया एक, परकिया। स्वेकिया एक हो गया, दूसरा हो गया परकिया, और तीसरा है वो रहेगा सामान्य। सामान्य। तो इस तरह से देखो, ये सामान्य आधार पर उपभेद और हो जाएंगे। अब हमें डिटेल से पढ़ना है कि किस आधार पर। अब अवस्था के आधार पर जो 8 भेद हैं वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। पहले हम सामान्य आधार पर ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पहले सामान्य आधार को थोड़ा विस्तार से कवर कर लेते हैं। उसके बाद में अवस्था के आधार पर भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, चलिए। तो अब मैं आपके सामने हेडिंग बना लेता हूं, सामान्य आधार पर। ठीक है, लो भाई, यहां हमारी हेडिंग बन जाएगी सामान्य आधार पर। सामान्य आधार पर नायिका के भेद, ये अपना बिंदु हो गया। सामान्य आधार पर नायिका के भेद। ठीक है, अब देखते हैं जरा क्या होता है इसमें। अभी जैसा कि आपको बताया ये मैंने कि सामान्य आधार पर है, जो इसके कितने 3 उपभेद कर देते हैं अपन। तो देखते हैं, पहला जो है वो कौन सा है? स्वेकिया। पहले हम स्वेकिया को पढ़ते हैं कि स्वेकिया क्या होती है। इसका अन्य नाम भी अगर मैं कहूं तो देखो, इसको आप पतिव्रता भी बोल सकते हो। पतिव्रता। और इसी को आप स्वीया भी कह सकते हो। स्वीया। तो ये इसी के नाम है। स्वीकिया कह दो या पतिव्रता कह दो या फिर स्वीया कह दियो, ठीक है ना। तो ये इसी के नाम रहेंगे। होता क्या है देखो, ऐसी नायिका जिसका विवाह विधि विधान से हुआ हो और वह पूरी तरह से मन
वचन, कर्म पूरी तरह से केवल और केवल अपने पति के प्रति अनुरूप है। तो ऐसी नायिका को स्वेकिया या पतिव्रता या फिर स्वीया कहा जाता है। ठीक है ना? तो हम यहां पर इसके बारे में बिंदु वाइज मैं आपको लिखा देता हूं। देखो, पहला बिंदु हम ऐसे कर सकते हैं। कौन होती है ये स्वीकिया? ऐसी नायिका, ऐसी नायिका जिसका, ऐसी नायिका जिसका सामाजिक विधि विधान, ऐसी नायिका जिसका सामाजिक विधि विधानों के साथ, सामाजिक विधि विधानों के साथ नायक से विवाह हुआ हो, विवाह हुआ हो और वह मन, वचन, कर्म, देखो भाई तीनों तरह से मन, वचन और कर्म से अपने पति, मन, वचन, कर्म यानी पूरी तरह से कह सकते हैं अपने पति के प्रति, के प्रति अनुरक्त हो। ये मतलब पूरी तरह से केवल अपने पति से प्रेम करने वाली हो, तो ऐसी नायिका जो है उसको हम स्वेकिया या पतिव्रता की श्रेणी में रखते हैं। पढ़ लो एक बार, देखो जरा, सिंपल सा है कि स्वेकिया पतिव्रता नायिका कैसी होती है। तो जो नायिका मतलब जिसका विवाह है वो पूरे सामाजिक विधि विधान के साथ में नायक से कराया गया हो और वह पूरे मन, वचन, कर्म से पूरी तरह से अपने पति के प्रति अनुरक्त हो। ठीक है, नॉर्मल बात होगी। चलो अब देखते हैं। अब इसके भेद कर दिए जाते हैं भाई, भेद किसके? स्वेकिया के। अब इसके जो भेद करेंगे और तो उसमें एक तो होती है, देखो, मुग्धा। कौन सी होती है? मुग्धा नायिका। दूसरे जो होती है इसमें वो होती है मध्या, मुग्धा, मध्या। और तीसरी जो होती है वो होती है प्रोढ़ा, प्रोढ़ा। तो इस तरह से हम कहें कि भाई स्वेकिया जो नायिका है उसके फिर से तीन भेद, उपभेद कह सकते हो, मुग्धा, मध्या और प्रोढ़ा। अब ये कैसे कैसे होती हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो बारीक प्रश्न आएगा वो यहां से बन के आएगा। तो मैं एक एक करके अब आपको स्पष्ट कर देता हूं, मुग्धा क्या है, मध्या क्या है और प्रोढ़ा क्या है। फिर इनका भी देखो विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले हम मुग्धा की ओर चलते हैं। देखो यस, इसमें से पहला ले लेते हैं हम। कौन सी नायिका है? मुग्धा। तो अब इसमें ये ध्यान रखना, हम ये जो पढ़ रहे हैं ना अभी, वो स्वेकिया के ही भेद पढ़ रहे हैं, उपभेद है उनके, उपभेद आ गए अभी। तो इसमें मुग्धा का मतलब है यौवन ज्ञात से, मतलब जिस नायिका का यौवन प्रारंभ हुआ हो तो उसे कहते हैं मुग्धा नायिका। तो एक बार तो चलो इसके बारे में लिख लेते हैं भाई अपन। सीधा ध्यान रखना है, मुग्धा नायिका होती क्या है? तो आप कहोगे जिस नायिका, जिस नायिका का यौवन आरंभ हुआ हो, आरंभ
हुआ हो। बस शॉर्ट में देख लो, इतना ही बहुत है, तो जिससे पता चल जाएगा कि मुग्धा होती क्या है। तो जिस नायिका का यौवन आरंभ हुआ हो ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मुग्धा नायिका कहते हैं। तो प्रश्न सीधा सा रहेगा, जिस नायिका का यौवन आरंभ हुआ हो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या, मुग्धा नायिका कहा जाता है। अच्छा अब देखो, ये जो मुग्धा है ना, इसके भी फिर उपभेद करेंगे भाई इसके अंतर्गत। अब मुग्धा है ये, एक तो होती है ज्ञात यौना, ज्ञात यौना। तो इसमें नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसलिए कोई ज्यादा हेडक वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी। देखो ज्ञात यौना, तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई ज्ञात यानी जिसको पता हो, ज्ञात हो किसका, यौवन का, कि हाँ भाई उसका यौवन आरंभ हो चुका है, तो वो ज्ञात यौना होती है। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, जिसे अपने यौन आरंभ का ज्ञान हो। देखो भाई, जिसे अपने यौवन आरंभ का ज्ञान हो, मतलब जिस नायिका को ये पता रहे कि भाई उसका यौवन शुरू हो गया है, तो ऐसी नायिका ज्ञात यौना कहलाती है। और वो किसके भेद में आएगी, देखो मुग्धा के अंतर्गत आती है वो, मुग्धा। ठीक है, तो एक तो हो गई ज्ञात यौना। चलो दूसरी लेते हैं, नंबर 2 बै। इसके ये भेद है ना, ये बना रहे हैं अपन, तो यहां ए बै इस सीरियल में अपन डाल रहे हैं। दूसरा होगा भाई अज्ञात यौना, अज्ञात यौना। अब ये अज्ञात यौना ये क्या होती है, नाम से ही देखो इसमें अपने को पता चल रहा है, अज्ञात, जिसे अपने यौन आरंभ का ज्ञान नहीं हो, वो अज्ञात यौना होती है। जिसे ज्ञान हो वो ज्ञात यौना, और जिसे ज्ञान नहीं हो वो अज्ञात यौना। ठीक है, तो देख रहे इसमें ऐसे लिख देंगे हम, जिसे अपने यौन आरंभ का ज्ञान नहीं हो। ये लो, तो ये इस तरह से हो जाती है। इसके बाद में तीसरी बात आती है से, इसमें एक होती है नवोढ़ा भाई, नवोढ़ा। पहले तो आप लोग इसके टुकड़े कर सकते हो, नव प्लस ऊढ़ा। ठीक है ना, ऊढ़ा का मतलब स्त्री होती है, और नव यानी नई नई। तो वैसे तो हम सीधे अर्थ में ले तो नई स्त्री कैसी होगी, यानी जिसकी नई नई शादी हुई हो और वो नई नई ससुराल आती है ना, तो उसको हम नवोढ़ा के नाम से जानते हैं वैसे। लेकिन इसमें होता क्या है नवोढ़ा में, देखो ध्यान रखने की बात है, ऐसी नायिका जो भय या लज्जा के कारण रति क्रिया से दूर रहती है। भय या लज्जा, क्योंकि नई नई आई है ससुराल में, नई नई शादी हो, उसे थोड़ा सा क्या रहता है, डर रहता है, और थोड़ी सी शर्म रहती है। तो भय और लज्जा के कारण वो रति क्रिया से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करती है। तो ऐसी नायिका को क्या कहते हैं, नवोढ़ा कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूं आपके सामने, भय या लज्जा के कारण, भय या लज्जा के कारण रति क्रिया से, रति क्रिया से दूर रहने वाली, दूर रहने वाली जो नायिका है वो होती है नवोढ़ा। सीधे अर्थ में बताया, नव प्लस ऊढ़ा, जिसकी नई नई शादी हुई हो। और नई नई शादी होगी तो आपको पता है भय और लज्जा तो होती है, तो भय या लज्जा के कारण वो रति क्रिया से दूर रहती है। तो प्रश्न सीधा सा रहेगा, भय या लज्जा के कारण रति क्रिया से दूर रहने वाली नायिका को कहते हैं, तो उसे नवोढ़ा कहते हैं।
ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रश्न यहां से रहेगा। आगे देखो, नवोढा हो गया, एक हो जाएगा विप्रब। देखो यही लिख देते हैं, द, ये रहेगा भाई आपका विप्रब्ध नायिका। विप्रब्ध में भी नवोढा आएगा, विप्रब्ध नवोढा। इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखो, इसमें क्या होता है, अब ये थोड़ी पुरानी हो जाती है ना, तो अब इसका जो इसमें भाव थे ना भय और लज्जा के, ये थोड़े से समाप्त हो जाते हैं। और जैसे पति नायक कह सकते हैं हम, उससे मिलन हो चुका होता है तो उसकी बातें ये जानने लग जाती है। अब जानने लग जाती है तो इसका भय खत्म, तो अब उस पर विश्वास होने की वजह से ये अब भय रहित होकर आराम से मिल सकती है उससे। तो ऐसी जो नायिका है, तो उसको विप्रब्ध या विश्रब्द नायिका की श्रेणी में हम रखते हैं। ठीक है ना, विप्रब्ध कह सकते हो या विश्रब्द कह सकते हो, ठीक है ना, दोनों में से कोई सा भी नाम मिल सकता है आपको, तो इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या होती है, जिसे अपने पति, ऐसी नायिका जिसे अपने पति पर विश्वास हो, अपने पति पर विश्वास हो और भय रहित होकर, भय रहित होकर उससे मिले, ये है भाई। तो दोनों में देखो थोड़ा सा अंतर है। जो नवोढा होते हैं ना, उसमें तो भय का भाव रहता है, थोड़ा सा भय लज्जा रहती है, जबकि इसमें जो विश्रब्द है, पति पर विश्वास हो जाता है और फिर भय रहित होकर उससे मिलती है, तो विश्रब्द नवोढा कहलाती है। ये मुग्धा नायिका की बात कर रहे हैं हम अभी तक, ठीक है ना। तो मुग्धा नायिका की ये जानकारी है, तो ये उपभेद है इसके। एक बार चलो मैं रिपीट करवा देता हूं आपको, है ना। तो देखो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। स्वेकिया नायिका की बात हुई भाई पहले अपनी। अब स्वेकिया नायिका है ऐसी नायिका जिसका सामाजिक विधि विधान के साथ में नायक के साथ विवाह करवाया गया है, और वो पूरी तरह से मन वचन और कर्म से अपने पति के प्रति अनुरुक्त है। तो ऐसी नायिका है, वो कहलाती है स्वेकिया। फिर इसके भेद किए गए हैं मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। तो हमने अभी तक जो बात की है वो मुग्धा की बात की है कि मुग्धा नायिका क्या होती है। तो देखो मुग्धा क्या होती है, जिस नायिका का यौवन आरंभ हो गया हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं। फिर इसके उपभेदों में आ जाओ, एक ज्ञात यौवना, अज्ञात यौवना, नवोढा और विश्रब्द नवोढा, ये होंगे। तो ज्ञात यौवना में तो क्या होगा, जिसे अपने यौवन के आरंभ का ज्ञान हो वो ज्ञात यौवना, जिसे अपने यौवन आरंभ का ज्ञान नहीं हो वो अज्ञात यौवना। नव ऊढ़ा, नई नई शादी हुई है तो भय और लज्जा रहती है, ठीक है, और इसकी वजह से वो रति क्रिया से दूर रहती है, तो ऐसी नायिका को नवोढा कहते हैं। और एक होता है विप्रब्ध या विश्रब्द नवोढा, जिसे अपने पति पर विश्वास हो जाता है और वो भय रहित बिना किसी डर के उससे मिलती है, तो वो विश्रब्द नवोढा की श्रेणी में आती है। तो बताओ यहां तक काम खत्म। अब मुग्धा के बाद में दूसरी आती है मध्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरी रहेगी अपनी कौन सी भाई, मध्या नायिका, मध्या नायिका।
ये क्या होती है? नाम से पता चल रहा है, मध्य यानी कि बीच की श्रेणी हो गई, मध्य, जिसमें काम भाव भी है और लज्जा का भाव भी है। शर्म भी करती है, काम भावना भी रखती है। तो ऐसी नायिका मध्य नायिका की श्रेणी में आती है। ठीक है? तो चलिए एक बार लिख लेते हैं इसमें, मध्य नायिका। ऐसी नायिका, ऐसी नायिका जिसमें काम भाव, ऐसी नायिका जिसमें काम भाव भी हो, काम भाव भी हो और लज्जा भाव भी। ये देखो, ऐसी नायिका जिसमें काम भाव भी हो और लज्जा भाव भी हो, तो दोनों का मतलब बीच का हो गया। तो ऐसी नायिका को हम क्या कहते हैं? मध्य नायिका। अब देखो तीसरा एक और है प्रौढ़ा। अब फिर इन दोनों के उपभेद साथ साथ करेंगे, इसलिए मैं दोनों को एक बार तो साथ लिखवा देता हूं आपको। एक तो मध्य हो गई और भाई एक होती है प्रौढ़ा, प्रौढ़ा नायिका, प्रौढ़ा नायिका। अब पहले प्रौढ़ा को समझो। भाई ये ऐसी नायिका जो प्रौढ़ मैच्योर है, एक तरह से मैच्योर है। पति क्या चाहता है, पति की जो केली क्रीड़ाएं हैं उससे ये परिचित होती है कि पति क्या चाहता है और कैसे पति को खुश रखना है। मैच्योर टाइप मतलब प्रौढ़ा। तो ये प्रौढ़ा नायिका होती है। और भाई इसमें लज्जा भाव, अब प्रौढ़ मैच्योर हो गई तो इतनी लज्जा नहीं रहती, कहीं तो लज्जा भाव है वो कम रहता है। तो इसके बारे में हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी नायिका ऐसी नायिका जो ऐसी नायिका जो पति की केली क्रीड़ाओं से, ऐसी नायिका जो पति की केली क्रीड़ा में बड़ा आएगा मात्रा भाई, केली क्रीड़ाओं से परिचित हो, ऐसी नायिका जो पति की केली क्रीड़ाओं से परिचित हो और जिसमें लज्जा भाव और जिसमें लज्जा भाव थोड़ा कम हो। समझ गए? तो इस तरह से प्रौढ़ा नायिका होती है। ऐसी नायिका पति की केली क्रीड़ाओं से परिचित होती है, वो पति क्या चाहता है उसका ज्ञान उसे होता है और लज्जा भाव ये थोड़ी मैच्योर टाइप होती है, तो इसमें लज्जा भाव थोड़ा कम होता है। ओके, तो ये प्रौढ़ा होती है। तो अब देखो इस तरह से हमने तीन जो है भाव वो पढ़ लिया। मुग्धा, उसके उपभेद हो गए, फिर मध्या और प्रौढ़ा। अब ये जो दो है ना, दोनों, इन दोनों के ही उपभेद कर देते हैं। कैसे करेंगे? ज्येष्ठा और कनिष्ठा। देखो मैं यहां इन दोनों के, इसके भी और इसके भी, दोनों के ही उपभेद होते हैं। मैं नोट डाल के लिख दूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा दोनों। चलो नोट डाल देता हूं, ठीक है। नोट में आप ये ध्यान रखेंगे, मध्या व प्रौढ़ा, मध्या
व प्रौढ़ा दोनों नायिकाओं दोनों नायिकाओं के दो भेद होते हैं। ये देखो, इन दोनों के ही, मध्या के भी और प्रौढ़ा के भी, दोनों के दो भेद होते हैं और दोनों सेम होते हैं। इसी वजह से मैंने दोनों को एक साथ रखा है, ठीक है ना। तो इसमें मध्य व प्रौढ़ा के दो जो भेद कौन कौन से हैं, तो देखो इसमें एक तो होती है जो बड़ी वाली, यानी कि ज्येष्ठा कह सकते हैं, ज्येष्ठा, सीनियर। अब ये ज्येष्ठा क्या होती है? जिस नायिका पर पति का ज्यादा प्रेम होता है वो ज्येष्ठा। और मतलब प्रायोरिटी किसको मिल रही है, ज्यादा प्रेम किससे करता है, उस नायिका को ज्येष्ठा कहेंगे। और दूसरा होता है कनिष्ठा, जिससे पति कम प्रेम करता है। तो यहां उम्र से कोई लेना देना नहीं है, उम्र से मत लगाना आप। ज्येष्ठ कभी आप सोचो कि भाई बड़ी है तो इस बड़ी से मतलब नहीं है, यहां मतलब है प्रेम से, कि नायक जो है वो प्रेम कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है। अगर ज्यादा प्रेम कर रहा है तो उसे ज्येष्ठा, और कम करता है तो कनिष्ठा। इस तरह से रखते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं आपके सामने। जिस नायिका को नायक सबसे अधिक प्रेम करता है, देखो जिस नायिका को नायक सबसे अधिक प्रेम करता है उसको कहेंगे ज्येष्ठा, और दूसरा रहेगा कनिष्ठा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिस नायिका को नायक कम प्रेम करता हो, जिस नायिका को नायक कम प्रेम करता हो उसे कहेंगे क्या, कनिष्ठा। तो ये बात थी भाई। तो एक बार आप लोग जरा ध्यान दें इन पे, कि जो नायिका है उसके किस तरह से भेद करेंगे। तो एक बात तो यहां, चलो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं, जिससे कि ये सारे वर्गीकरण जो आ रहे हैं भेद, उनमें कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोगों को पता है कि भाई जैसे स्वेकिया की बात चल रही है अभी हमारी, तो पहले स्वीकिया की बात कर रहे हैं, तो इसके तीन किए थे, मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। अब इसमें देखो मुग्धा जो है उसके उपभेद जो हैं वो चार हैं, ज्ञात यौना, अज्ञात यौना, नवोढ़ा और विश्रब्द नवोढ़ा। तो ये हो गए मुग्धा के। मुग्धा के बाद में दो बचे कौन से, मध्या और प्रौढ़ा। अब मध्या और प्रौढ़ा क्या होती है, ये दोनों बातें हमने लिख ली हैं। अब मध्या के और प्रौढ़ा के इन दोनों के ही कितने, दो दो उपभेद। अब इनके जैसे दोनों के दो दो है ना, वैसे ज्येष्ठा और कनिष्ठा ये दो हो गए दोनों में, मतलब ये मध्या में भी आएंगे ये दोनों ही, और प्रौढ़ा में भी ये दोनों भेद आएंगे, दोनों में आते हैं ये। अब ये जो ज्येष्ठा और कनिष्ठा है, इसके फिर पुनः तीन भेद किए जाते हैं। ये तीनों भेद ज्येष्ठा में भी रहेंगे और किसमें, कनिष्ठा में भी, तीन उपभेद। और तो मतलब बिल्कुल सारी चीजें समझनी है आपको, किस तरह से इनके भेद उपभेद बट रहे हैं। इसको एक दो बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, दो चार बार जैसे रिपीट करोगे ना तो आपके बिल्कुल थीम सेट हो जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान, और ये आपकी भाषा है, और भाषा के विद्यार्थी हो तो जानकारी आपको होनी जरूरी है। तो इसलिए मैं सारी चीजें हैं ये बिल्कुल खोलकर विस्तार से आपको एक एक बात बता रहा हूं। तो इसको आप थोड़ा बर्डन मत लेना, क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का होता है।
अगर माइंडसेट आपका नेगेटिव चला गया ना, तो फिर चाहे कितना भी पच लेना, वो फिर नेगेटिव ही रहेगा। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट कि हाँ, इसको 2-3 बार हम रिपीट करेंगे, उससे अपने आप ही कवर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो तीनों के जो 3 भेद पढ़े हमने, मध्या और प्रोढ़ा, इसके फिर से 2, ज्येष्ठा और कनिष्ठा। अब ये जो ज्येष्ठा और कनिष्ठा है ना, इसके भी कितने? 3। तो चलिए उसी की बात करते हैं आगे। देखो, यहां पर फिर से मैं नोट डाल रहा हूं एक, ठीक है? याद रखने की बातें हैं। ज्येष्ठा और कनिष्ठा, ज्येष्ठा और कनिष्ठा नायिकाओं के पुनः 3। देखो, ज्येष्ठा और कनिष्ठा नायिकाओं के पुनः 3 भेद किए जाते हैं, किए जाते हैं। यस, ज्येष्ठा और कनिष्ठा जो नायिका है, इनके पुनः 3, मतलब तीनों, दोनों में आएंगे। ज्येष्ठा में भी वही 3, फिर कनिष्ठा में भी वही 3, इसलिए अलग अलग नहीं लिख करके मैंने एक साथ ही लिख दिया है ना। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि ज्येष्ठा के भी वही 3 है, कनिष्ठा के भी वही 3 है। ठीक है? मध्या जो हमने पढ़ा है, तो उसमें भी देखो ये दोनों, ये ज्येष्ठा कनिष्ठा है, ये दोनों के हैं, मध्या के भी, प्रोढ़ा के भी, जो कि नोट डाल के लिखा है। अब ये जो आए हैं, इसके 3 है। चलिए देखते हैं एक बार कौन कौन से हैं। नंबर 1, इसमें पहला, इसमें एक तो रहता है धीरा। कौन सी? धीरा। अब ये धीरा क्या होती है? धीरा, अधीरा और धीरा धीरा, ये 3 रहती हैं इसमें ना। तो मैं एक एक करके ही आपको बता देता हूं। धीरा मतलब इसमें थोड़ा सा नाम से पता चल रहा है, धैर्य का भाव है ना। अभी धैर्य कैसे रखती है? देखो, किसी अन्य नायिका, किसी अन्य नायिका पर आसक्त होने वाले, होने वाले नायक पर, नायक पर हंसते हुए, हंसते हुए व्यंग करने वाली नायिका। ये देखो, बात समझो। कोई नायिका है, उसका जो नायक है वो किसी दूसरी नायिका पर फिदा हो जाता है, किसी अन्य नायिका पर आसक्त होने, किसी अन्य नायिका पर फिदा हो गया वो, और पता चल गया नायिका को। तो अब वो देखो धैर्यशाली है थोड़ा सा, नायक पर कैसे व्यंग करेगी? हंसते हुए, हंसते हुए व्यंग करती है। हाँ, ठीक है काम। तो ये इस तरह की जो होती है ना, हंसते हुए व्यंग करने वाली नायिका, उसको कहते हैं कौन सी? धीरा। ठीक है ना? तो एक बार पढ़ लीजिए इसको। किसी अन्य नायिका पर आसक्त होने वाले नायक पर हंसते हुए व्यंग करने वाली जो नायिका है, हंसकर ही कह देती है उसे, व्यंग कर देती है एक तरह से हंसकर, तो वो होती है कैसी? धीरा। अब बताओ, बात तो ये हो गई हंसते हुए व्यंग करने की, लेकिन अंदर से क्या वो स्वीकृति दे पा रही है? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अंदर से स्वीकृति दे रही हो। तो मतलब बाहर से तो हंसते हुए का दिखावा करती है कि हाँ, कोई नहीं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर है ना, वो जलती भी है फिर। तो ये तो बात रहेगी उसमें। तो देखो ध्यान रखना, जो
नायक, ये प्रश्न बना हुआ, ध्यान रखना। जो नायक का बाहर से तो आदर करती है, लेकिन बाहर से तो आदर करती है, लेकिन अंदर से उदासीन रहती है। उदासीन रहती है। तो मतलब एक ऐसी नायिका है जो बाहर से तो दिखाने का प्रयास नहीं करती, बाहर से तो आदर करती है, हंसकर टाल देती है, व्यंग कर देती है, लेकिन अंदर से तो आत्मा आपको पता ही है, स्वीकृति देने का मतलब नहीं है, तो अंदर से वो थोड़ी उदासीन रहती है। तो बस ये दो बातें हैं, ये ध्यान रखना है, ये होती है किसमें, ये धीरा में रहती हैं ये बातें। धीरा के बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, धीरा। एक रहती है भाई अधीरा। अब ये क्या है? अधीर, धैर्य नहीं है, तोड़ फोड़ करने वाली है, सीधी, मतलब जो कटु वचन कहने वाली है, कड़वी, लड़ने वाली है, गुस्सा दिखाने वाली है, तो वो अधीरा होती है, धैर्य नहीं रहता इसमें। तो केवल ये देखो, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये हंसते हुए व्यंग कर देती है, जबकि ये बात तो कहती है, लेकिन गुस्से से कहती है, लड़ाई कर लेती है। तो वो नायिका होती है कौन सी? अधीरा। तो देखते हैं, इसमें लिख लेते हैं, सेम इसी भाषा में लिख लेंगे। किसी अन्य नायिका पर आसक्त होने वाले नायक को कठोर वचन सुनाने वाली एवं ताड़ना देने वाली नायिका। तो हम देख सकते हैं, किसी अन्य नायिका पर आसक्त होने वाले नायक को कठोर वचन सुनाने वाली और ताड़ना देने वाली जो नायिका होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अधीरा कहते हैं। ठीक है, तो दो हो गए। देखो, ज्येष्ठा और कनिष्ठा, ये दोनों में ही चल रहे हैं, तो ये सेम है ना, जो ज्येष्ठा में भी है और कनिष्ठा में भी है। तो धीरा हो गया, अधीरा हो गया। अब तीसरा जो है वो मिश्रण है भाई। तीसरा रहेगा धीरा धीरा। संधि विच्छेद करो, यहां दीर्घ संधि के अनुसार देखो, धीरा प्लस अधीरा, दोनों बन जाएंगे इसमें, धीरा भी है और अधीरा भी है। इस तरह संधि विच्छेद करके आप देख सकते हो इसमें। अब ये क्या होगा? अब ये मतलब एक तरह से कहें कि गुस्सा भी नहीं कर रही है, रो रो कर खुद ही रोती है, मतलब हंस भी नहीं रही, कर क्या रही है? रो रही है। तो रो रो कर फिर उल्हाना देती है, तो मतलब दोनों का हो गया, हंसते हुए, लेकिन ये इसके अपोजिट जा रही है, कैसे? रोते हुए। व्यंग जरूर कर रही है, लेकिन रोते रोते। तो ऐसी नायिका को हम किस श्रेणी में रखेंगे? धीरा धीरा की श्रेणी में रखेंगे। तो चलो लिख लेते हैं एक बार।
किसी अन्य नायिका पर आसक्त होने वाले किसी अन्य नायिका पर आसक्त होने वाले नायक के समक्ष रो रो कर ये हो गया, किसी अन्य नायिका पर आसक्त होने वाले नायक के समक्ष रो रो कर कोप करने वाली और वक्रोक्ति, अलंकार पढ़ा होगा ना, अन्य अर्थ के माध्यम से मतलब है ना, वक्रोक्ति द्वारा व्यंग्य करने वाली नायिका, ये होता है भाई। चलो, तो इस तरह से अभी तक जो हमने पढ़ा है वो स्वकीया को पढ़ा है। अभी तक ये इतनी कहानी घटी है स्वकीया, क्योंकि सामान्य आधार पर हमने शुरू में देखा कि 3 भेद किए थे, स्वकीया, परकीया और सामान्य। तो अभी तक जो इतनी कहानी पढ़ी है ये केवल किसकी, स्वकीया की पढ़ी है। चलो मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं, ध्यान देना एक बार इन पे, सभी पे। और देखो, नायिका के जो भेद हैं ये सामान्य आधार पर हम पढ़ रहे हैं। इसमें पहला भेद है कौन सा, स्वकीया, दूसरा परकीया और तीसरा सामान्य। तो पहले हमने शुरू किया कौन सा, स्वकीया, ठीक है ना। तो अभी तक जो पढ़ा है स्वकीया पढ़ा है, अब इससे आगे परकीया की बारी आएगी, है ना, फिर सामान्य की बारी आएगी। चलो देखते हैं। अब स्वकीया कौन होती है, ऐसी नायिका जिसका सामाजिक विधि विधान से शादी हुई है और वो पूरी तरह से अपने पति को चाहती है। मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा, ये इसके 3 भेद कर दिए। अब जैसे हम बात करें इन तीनों में से मुग्धा की, तो इसके 4 उपभेद देख रहे हैं आप। ज्ञात यौवना, जिसे यौवन का ज्ञान हो कि भाई शुरू हो गया है यौवन, जिसे अपने यौवन के आरंभ का ज्ञान नहीं हो वो अज्ञात यौवना। एक नवोढ़ा होती है, नव प्लस ऊढ़ा, इसमें भय और लज्जा का भाव रहता है। और एक होता है विश्रब्ध नवोढ़ा, जिसमें भय लज्जा नहीं होती है, वो पति पर विश्वास करने वाली होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हो गई मुग्धा की बात। अब मुग्धा के बाद में दूसरा हमने पढ़ा मध्या और प्रौढ़ा। मध्या और प्रौढ़ा के फिर दोनों के ही ये दो भेद होते हैं, ज्येष्ठा और कनिष्ठा। ये ज्येष्ठा है, ये मध्या में भी है और प्रौढ़ा में भी, और वैसे ही कनिष्ठा मध्या में भी प्रौढ़ा में भी। अब ज्येष्ठा और कनिष्ठा जो है ना, इसके फिर से 3 कितने, पुनः 3 भेद कर दिए, धीरा, अधीरा और धीरा धीरा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप भेद उपभेद ये देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब हम लेते हैं उससे आगे, और अब परकीया की बात आएगी। स्वकीया हो गई, अब बात करते हैं परकीया नायिका। दूसरा है परकीया नायिका। ये क्या होती है, देखो, परकीया, पर यानी पराया, जो किसी पराये से, दूसरे से, नायक के अलावा गुप्त रूप से किसी दूसरे नायक से यानी किसी दूसरे से प्रेम करने वाली जो नायिका होती है उसको हम परकीया की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना। तो कैसे, देखो ध्यान देना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अपने पति के अतिरिक्त, अपने पति के अतिरिक्त, अपने पति के अतिरिक्त गुप्त रूप से
किसी अन्य पुरुष से गुप्त रूप से किसी अन्य पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका को परकीय नायिका कहते हैं। ये देखो भाई, पढ़ लो जरा एक बार। अपने पति के अतिरिक्त गुप्त रूप से किसी अन्य से प्रेम करने वाली जो नायिका होती है उसको परकीय नायिका की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर? इतना कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब इसके भी हम अगर बात करें भेद की, अब परकीय के जब भेद करेंगे तो इसमें एक तो होगी ऊढ़ा। कौन सी होगी? ऊढ़ा। और एक होगी अनूढ़ा। ऊढ़ा और एक अनूढ़ा। ये दो करते हैं भाई इसमें, ऊढ़ा या अनूढ़ा। ये दो भेद कर देंगे परकीय नायिका के। अब इसमें ऊढ़ा क्या होती है, अनूढ़ा क्या होती है, इसको एक बार थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। देखो, इसमें हम सबसे पहले अब हेडिंग डाल लेते हैं अपने ऊढ़ा। पहला जो नंबर है वो डाल देंगे ऊढ़ा। अब देखो, ये ऊढ़ा है ना, अब ये ऊढ़ा है, इसी को हम परोढ़ा भी कह सकते हैं। ऊढ़ा कह दो या परोढ़ा। एक बार थोड़ा सा मतलब समझिए। पर प्लस ऊढ़ा, परोढ़ा। यहां बात परकीय की हो रही है, तो मतलब प्रेम तो दूसरे से करेगी। विवाहित होकर भी किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली जो नायिका होती है उसको कहते हैं ऊढ़ा या फिर परोढ़ा। विवाहित होकर भी किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली को। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें विवाहित होकर भी किसी विवाहित होकर भी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका। देखो, विवाहित होकर भी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करने वाली जो नायिका है ना, उसे तो कहते हैं ऊढ़ा या परोढ़ा। लेकिन दूसरा हमने लिखा इसका साथी कौन सा? अनूढ़ा। ये क्या होती है एक बार देखना जरा। दूसरा जो है वो अनूढ़ा। अब ये अनूढ़ा क्या है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, अन प्लस ऊढ़ा, है ना। इसके टुकड़े हम ऐसे कर सकते हैं, अन प्लस ऊढ़ा, ये टुकड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है अविवाहित होती है, ये विवाहित है ऊढ़ा में, इसमें अन लगा दिया, अन प्लस ऊढ़ा। अविवाहित होती है लेकिन प्रेम किसी दूसरे से करती है, तो उसको कहते हैं अनूढ़ा। क्या कहते हैं? अनूढ़ा। सिंपल सा है, देखो जैसा कि आप देख पाते हैं, अविवाहित होकर भी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करने वाली
नायिका। चलो, इसमें जो दो भेद थे वो हमने पढ़ा, ऊढ़ा और अनूढ़ा। तो आपको ये पता चल गया कि ऊढ़ा क्या होती है, अनूढ़ा क्या होती है। फर्क केवल इतना सा है, ऊढ़ा जो है वो विवाहित होती है और अनूढ़ा जो है वो अविवाहित होती है, लेकिन प्रेम अन्य पुरुष से ही करती हैं दोनों। तो ये दोनों में एक खास अंतर है। अब हम ये देखें कि जो ये अनूढ़ा नायिका है, इसके फिर भेद किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ऊढ़ा जो विवाहित है उसकी तो बात ही अलग हो गई। फिर वो तो पति भी है उसके, लेकिन वो तो गुप्त रूप से किसी से प्रेम करती है। लेकिन यहां अनूढ़ा जो है ना, जिसकी शादी नहीं हुई अभी तक, लेकिन वो प्रेम किसी से करती है, तो कैसी कैसी श्रेणी रहती है इनकी अनूढ़ा नायिकाओं की। तो वो श्रेणियां हैं जो अब हम यहां देखते हैं। मतलब कि अनूढ़ा जो नायिका है उसके पुनः 6 भेद। कितने? 6 भेद, 6 तरह की होती हैं ये देखो। अब ये 6 प्रकार कौन कौन से इनके देखो यहां पर। नोट ऐसे कह सकता हूं, अनूढ़ा नायिका के 6 भेद माने जाते हैं। ये देखिए, अनूढ़ा नायिका के 6 भेद। कितने? 6 भेद। अब ये 6 प्रकार की कौन कौन सी है, चलो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर एक, एक है विदग्धा। ये नाम थोड़े से हो सकता है आपने पहले कभी सुने हो, न सुने हो, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो ये अपने आप ही हो जाएगी। विदग्धा क्या होती है देखो, अपने आंतरिक भावों को, अपने आंतरिक भावों को क्रिया द्वारा, आंतरिक भावों को क्रिया द्वारा चतुराई से, चतुराई से छिपा लेने वाली, ये होती है विदग्धा। देखो इसको समझो, अपने आंतरिक भाव, मन में जो भाव है ना, उन आंतरिक भावों को क्रिया के द्वारा कोई ऐसी एक्टिविटी करती है, मतलब कि बहुत ही चालाकी के साथ में, चतुराई के साथ में उन भावों को प्रकट नहीं होने देती, वो छुपा जाती है ना। तो वही लिखा है, विदग्धा कहते हैं उसे, अपने आंतरिक भावों को क्रिया द्वारा चतुराई से छिपा लेने वाली जो नायिका है वो क्या कहलाती है? विदग्धा कहलाती है भाई। तो एक तो हो गई विदग्धा। अच्छा, दूसरे पे आओ। दूसरा होता है लक्षिता। विदग्धा, दूसरा कौन सी? लक्षिता होती है। लक्षिता क्या है? लक्षण दिख रहा है, और लक्ष्य यानी देखना भी होता है। अब ऐसी नायिका है, ये अनूढ़ा है तो मतलब अविवाहित ही तो है, लेकिन किसी दूसरे से प्रेम करती है। अब उसके साथ जो रहती है उसकी सखी सहेली, ये छुपाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सहेली जो है वो पहचान जाती है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जब सहेली उसके लक्षणों को पहचान जाए, तब कहते हैं ये नायिका कैसी हो गई? लक्षिता। तो चलिए देखते हैं। ऐसी नायिका, ऐसी नायिका जो अन्य पुरुष से, अन्य पुरुष से प्रेम करती हो। ऐसी नायिका जो अन्य पुरुष से प्रेम करती हो, जिसे,
जिसे उसकी सखी के द्वारा देखो भाई, ऐसी नायिका जो अन्य पुरुष से प्रेम करती हो, जिसे उसकी सखी के द्वारा पहचान लिया गया हो, तो ये होती है लक्षिता। ठीक है, तो इस तरह से ये लक्षिता हो जाएगी। तो दो भेद अभी तक हमारे इसमें हुए, बाकी हैं कितने? 6 हैं। तीसरे पे आ जाओ। तीसरी रहती है भाई इसमें गुप्ता। कौन सी रहती है? गुप्ता। अब गुप्ता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, किसी से प्रेम तो करती है, लेकिन गुप्त रखती है, किसी को पता नहीं लगता है उसके बारे में। अगर सहेली ने पहचान लिया तो वो लक्षिता की श्रेणी में आ जाएगी, ठीक है ना। और गुप्त रखती है प्रेम को, तो वो होती है क्या? गुप्ता। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी नायिका जो, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, अपने प्रेम को गुप्त रखती है। ठीक है, ऐसी नायिका जो अपने प्रेम को गुप्त रखती हो उसे फिर क्या कहेंगे? गुप्ता कहेंगे। ओके, नंबर 4 पे आ जाओ। चौथा जो रहता है वो एक भेद रहता है उल्टा। उल्टा, अब ये क्या है? कुल अटा, जो अपने वंश का, कुल कुल यानी वंश को अटा नष्ट करने वाली है। मतलब ऐसा है, ऐसी नायिका जो अनेक पुरुषों से संबंध बनाती है, लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हो पाती है, तो ऐसी नायिका को साहित्यिक भाषा में कुल्टा की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है ना। तो कुल्टा क्या होती है? देखो, ऐसी नायिका जो अनेक पुरुषों से रति के बाद भी असंतुष्ट। ऐसी नायिका जो अनेक पुरुषों से रति के बाद भी क्या हो रहा है भाई, असंतुष्ट रहती हो, तो कुल्टा किसे कहते हैं वो देख पा रहे हैं। अभी तक देखो 4 हुए हमारे इसमें, विदग्धा, लक्षिता, गुप्ता और उल्टा। इन चारों के बारे में हमने बात की है कि कौन सी नायिका किस तरह की होती है। ये सारे अनूढ़ा वाले के भेद हैं भाई। तो 2 और बच गए इसमें। पांचवा देखो, पांचवा रहेगा मुदिता। मुदिता, अब ये मुदिता क्या होती है? देखो, मुदित, प्रसन्न होना। ऐसी नायिका जिसको ये पता चल जाता है कि उसका नायक जो है वो उससे मिलने वाला है। अब मिलने की बात सुनकर जो उसके मन में खुशी होती है, प्रसन्न होने वाली, तो उस नायिका को मुदिता नायिका की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलो लिख लेते हैं एक बार। देखो, ऐसी नायिका जो प्रिय से, यानी जिससे वो प्रेम करती है, ऐसी नायिका जो प्रिय से मिलन, ऐसी नायिका जो प्रिय से मिलन को निश्चित, प्रिय से मिलन को निश्चित जानकर, उसे ये पता लग जाता है कि हाँ भाई निश्चित है कि वो निश्चित मिले हींगे,
निश्चित जानकर प्रसन्न रहती है। तो ऐसी नायिका जो प्रिय से मिलन को निश्चित जानकर प्रसन्न रहती है, उसको मुदिता कहते हैं। ठीक है ना? तो वो मुदिता रहती है कि हाँ भाई मिलन होगा अब। और इसके बाद में छठा जो एक भेद है वो है अनुसेना। अनुसेना ये क्या होती है? अनुसेना ये पश्चाताप करने वाली होती। कैसे? कि प्रिय ने कोई स्थान बताया है कि वहां पर मिलना है, लेकिन वहां पर नहीं पहुंच पाए। तो नहीं पहुंच पाने के कारण ये क्या करती है? पश्चाताप। तो ऐसी नायिका कहलाती है अनुसेना। तो चलो एक बार लिख लेते हैं इसमें। ऐसी नायिका, ऐसी नायिका जो प्रियतम, ऐसी नायिका जो प्रियतम द्वारा बताए गए, ऐसी नायिका जो प्रियतम द्वारा बताए गए स्थान पर नहीं पहुंच, नहीं पहुंच पाने के कारण, के कारण पश्चाताप करती है। ये देखिए भाई, तो कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं। देखो, ऐसी नायिका होती है, प्रियतम के द्वारा स्थान बताया जाए, वहां मिल लेना भाई, वहां आ जाना। लेकिन हो सकता है कोई मजबूरी रही हो, वहां नहीं पहुंच पाती हो। फिर बाद में क्या है? पश्चाताप ही करना है कि आज तो मिलने की बारी थी लेकिन मिल नहीं पाई। तो ऐसी जो नायिका है उसी को अनुसेना कहते हैं। तो ये थे भाई अनुढ़ा जो नायिका है ना, उसके 6 भेद। एक बार चलिए मैं रिपीट करवा देता हूं आपको जरा। देखो, अनुढ़ा नायिका है, उसके कितने 6 भेद माने जाते हैं। विदग्धा, जो अपने मन में आंतरिक भाव है ना, उनको अपनी एक्टिविटी के द्वारा चालाकी के साथ में छुपा लेती है ये, तो वो विदग्धा होती है। लक्षिता, जो किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है लेकिन उसकी जो सहेली होती है ना, वो उस बात को जान जाती है, पहचान जाती है, वो होती है लक्षिता। और जो किसी से प्रेम करती है लेकिन गुप्त रखती है, वो होती है गुप्ता। और उल्टा, ऐसी नायिका जो अनेक पुरुषों से रति करने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होती, तो वो उल्टा की श्रेणी में आती है। और पांचवी जो है वो मुदिता। मुदिता है जो नायक से या फिर कहें प्रिय से ऐसा पता लग गया उसको कि हाँ भाई आज मिलना निश्चित है, तो वो खुश रहती है। तो ऐसी नायिका को मुदिता कहते हैं। और ऐसी नायिका जो प्रियतम ने बुलाया उसको कि भाई इस स्थान पर आना है, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच पाई। और नहीं पहुंच पाने के बाद वो क्या करती है? पश्चाताप करती है। तो ऐसी नायिका अनुसेना कहलाती है। ठीक है? तो ये रही वही बात आपकी परकीय नायिका। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो परकीय हुआ, स्वकीय हो गया, परकीय हो गया। अब एक बचा है सामान्य। चलो सामान्य की बात और कर लेते हैं। सामान्य नायिका, सामान्य नायिका। देखो नाम से तो वैसे दिख रहा है कि सामान्य हो, लेकिन यहां पर अगर साहित्यिक दृष्टि से देखें तो एक साधारण स्त्री या फिर हम कहें कि वेश्या को सामान्य नायिका की श्रेणी में रखा जाता है। तो मैं एक बार लिख देता हूं, देखते हैं। एक साधारण स्त्री या
वेश्या। अब ये साधारण स्त्री है ना, ये किसको कहा गया है? वेश्या को ही कहा गया है, ये ध्यान रखें। एक साधारण स्त्री या वेश्या को सामान्य नायिका के अंतर्गत, नायिका के अंतर्गत रखा जाए। ये देखो, तो सामान्य नायिका में कुल मिला के हम कहें एक सामान्य स्त्री कह दो या फिर वेश्या कह सकते हो, और उसको हम सामान्य नायिका की श्रेणी में रखते हैं। तो वही यहां पर एक परिभाषा का उल्लेख कर लेते हैं। धनंजय का नाम आपने सुना ही है। आचार्य धनंजय परिभाषित करते हैं इसको। आचार्य धनंजय के अनुसार, आचार्य धनंजय के अनुसार, धनंजय क्या कह रहे हैं देखिए, उनका कहना है नृत्य, गीत आदि संगीत कला में, देखो भाई इसमें एक तो नृत्य गीत आदि हो गया, संगीत कला में, संगीत कला में पर प्रतारणा कला में निपुण। देखो एक तो नृत्य गीत आदि संगीत कला में, और एक पर, एक तो ये हो गई पूरी बात नृत्य गीत आदि संगीत कला में, एक है पर प्रताड़ना कला में, दूसरे को प्रताड़ना करना, पर यानी पराय, पर प्रताड़ना कला में निपुण होती है ऐसी, दूसरे को रिझाने में। अच्छा भाई, इसके बाद में ढीठ स्वभाव, स्वभाव कैसा होता है? ढीठ स्वभाव वाली धूर्त, ढीठ स्वभाव वाली धूर्त वेश्या, धूर्त वेश्या साधारण स्त्री, सामान्य नायिका होती है। ये देखो, कहने का मतलब ये है कि आचार्य धनंजय परिभाषित करते हैं कि नृत्य करने वाली एक तरह से गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं, ठीक है ना? तो ऐसे संगीत कला में, पर प्रताड़ना कला में जो निपुण होती है, ढीठ स्वभाव वाली होती है, धूर्त होती है, ऐसी वेश्या साधारण स्त्री जो है ना, वो ही किस में आती है? सामान्य नायिका की श्रेणी में आती है। तो ऐसा मानना है डॉक्टर ये आचार्य धनंजय का, ठीक है? तो ये सामान्य नायिका की बात हुई भाई। होती क्या है? अब देखो, जो वेश्या होते हैं उनको आपको पता है गणिका कहते हैं साधारण स्त्री को, यानी कि वेश्या को गणिका, इस शब्द को देख लेना है ना। साधारण स्त्री को गणिका भी कहा जाता है। साधारण स्त्री जो है, जो इसमें कहा गया वेश्या, उसको गणिका भी कहते हैं भाई। अब ये जो गणिका है, इसके भेद कितने? दो भेद कर दिए जाते हैं। ये देखो, जो गणिका है इसके कितने? दो भेद कर देते हैं। अब ये दो भेद कौन कौन से हैं उसको ध्यान देना। पहला, एक तो है एकांतवरुद्धा, एकांत प्लस अवरुद्धा, है ना? तो एकांत अवरुद्धा, ये एक भेद हो गए। अब ये एकांत अवरुद्धा क्या होती है? देखो, ऐसी गणिका जो केवल, जो केवल राजा
के योग्य, राजा के योग्य होती है। मतलब ऐसी गणिका, मतलब जिसका संबंध केवल किससे, राजा से होता है, मतलब ठीक है ना, जो केवल राजा के योग्य होती है, एकांतावरुद्धा श्रेणी में आती है। और दूसरी जो होती है, दूसरी वो रहती है सर्वभोग्या, सर्वभोग्या। अब ये सर्वभोग्या क्या होती है भाई, नाम से ही सर्वभोग्य, सभी के साथ भोग करने वाली, और टारगेट रहता है पैसा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं धन प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए सभी से भोग करने वाली, भोग करने वाली, धन प्राप्ति के लिए सभी से भोग करने वाली जो होती है वो सर्वभोग्य होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात है भाई। तीसरी नायिका कौन सी, सामान्य। तो एकांत अवरुद्धा और सर्वभोग्या ये इसके भेद हो जाते हैं। तो क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने साधारण जो आधार, दो आधार पर बनाए थे, एक साधारण आधार पर, सामान्य आधार पर कह सकते हो, और दूसरा जो हमने किया अवस्था के आधार पर। तो अभी तक जो पढ़े हैं वो किसके आधार पर, सामान्य आधार पर पढ़े हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद में अब हम लेते हैं अवस्था के आधार पर। चलिए नेक्स्ट बिंदु डाल लेते हैं अपन, अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर नायिका के भेद, अवस्था के आधार पर नायिका के भेद। अब अवस्था के आधार पर देखो किस तरह से रहते हैं, कुछ थोड़ा सा बड़ा ही हो गया, लंबा हो गया टॉपिक। तो आज आपको पता चला होगा कि देखो नायिका के कितने भेद होते हैं, किस किस तरह की नायिका होती हैं। तो अभी तक तो जो सामान्य आधार पर ही पढ़ा है हमने, और अब हम पढ़ रहे हैं किसके, अवस्था के आधार पर नायिका के भेद। तो एक दो बार आपको रिपीट तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। और जानकारी होनी चाहिए, तो इसको एक बोझ न समझे, और जानकारी को पूरी तरह से सीखने की कोशिश करें। ये ललक आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये सीखने की ललक है ना, यही आपको आगे बढ़ाएगी। अवस्था के आधार पर नायिका के भेद की सीधी चर्चा करते हैं अपन। चलिए आगे, काफी लंबा लेसन हो गया वैसे, तो चलिए देखते हैं। एक रहता है भेद भाई, कौन सा, प्रोसित पति का। देखो प्रोसित पति का, जिस नायिका, जिस नायिका का पति विदेश गया हो, जिस नायिका का पति विदेश गया हो, उसे कहते हैं प्रोसित पति का। ठीक है ना, तो प्रोसित पति का किसे कहा जाता है, जिस नायिका का पति है जो कहां, विदेश गया हो, उसको प्रोसित पति का कह देंगे भाई। चलो दूसरा लो, नंबर 2, दूसरा रहता है भाई खंडिता। एक रहता है खंडिता। ये क्या होता है, खंडिता नायिका वो होती है कि जिस नायिका का पति किसी दूसरी स्त्री के पास चला गया है, दूसरी नायिका के पास चला गया, ऐसे कह सकते हैं। अब उसके लक्षण हैं वो कुछ दिख जाते हैं नायिका को, तो उसको देख करके जो उससे ईर्ष्या करती है, घृणा करती है, तो ऐसी नायिका खंडिता, अवस्था के आधार पर बात करें, खंडिता की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो इसमें नायक किसी, नायक किसी अन्य स्त्री, नायक किसी
अन्य स्त्री के पास गया हो और इसके लक्षण देखकर नायक से ईर्ष्या करने वाली नायिका, उसे कहते हैं भाई खंडिता। तो खंडिता क्या होती है? क्लियर हो गया? प्रोसित पति का, जिस नायिका का पति विदेश गया हो वो प्रोसित पति का। खंडिता, जिसका नायक किसी अन्य स्त्री के पास चला गया और उसके लक्षण देख करके और फिर ईर्ष्या करती है उससे, तो वो खंडिता कहलाती है। तीसरा रहेगा कलहांतरिता। ये देखो, तीसरा भेद है कलहांतरिता। ये क्या होती है? देखना जरा, नायक गया है कहीं और पता भी लग गया, फिर उससे क्षमा याचना भी करता है, लेकिन ये, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, देखो, नायक किसी अन्य स्त्री के पास गया हो तथा नायिका से क्षमा याचना भी करे। नायक किसी अन्य स्त्री के पास गया हो तथा नायिका से क्षमा याचना भी करे, लेकिन क्षमा याचना को अस्वीकार कर पश्चाताप करने वाली नायिका। ये देखो, कलहांतरिता ये क्या होती है? पता चल गया कि हाँ भाई कहीं गया है, लेकिन नायक ने देखो क्षमा याचना भी कर ली कि भाई कोई नहीं, अब की बार माफ करो, आगे से नहीं जाएंगे, लेकिन वो क्षमा याचना को अस्वीकार कर देती है और फिर करती है पश्चाताप। तो ऐसी नायिका कलहांतरिता कहलाती है। ठीक है ना? तो तीन भेद हो गए, तो इनको ध्यान रखना कौन सी क्या कहलाती है। इसी तरह से लो भाई, नंबर 4, चौथी जो नायिका है विप्र लब्धा। देखो, विप्र लब्धा, अब ये क्या होती है, ध्यान देना। ऐसी नायिका जिसको नायक ने मिलने का स्थान बताया कि भाई कहाँ मिलना है। ऐसी नायिका जिसको नायक ने मिलने का स्थान बताया, लेकिन वह वहां नहीं आया, तो
स्वयं को अपमानित समझने वाली नायिका। देखो ये अवस्था के आधार पर पढ़ रहे हैं भाई अपन। तो विप्र लब्धा ये क्या होती है कि कोई नायिका है, उसके नायक ने, प्रेमी ने बता दिया कि भाई इस स्थान पर अपन मिलेंगे, लेकिन नायिका तो पहुंच गई, नायक नहीं आया वहां पे। तो अब नायिका को लगा कि इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी भाई। तो वो खुद को क्या समझती है? अपमानित समझती है कि मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे तो बुला लिया लेकिन खुद नहीं आया। तो ऐसी नायिका को विप्रलब्धा नायिका कहते हैं। तो समझ गए बात को? तो ये होती है विप्रलब्धा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे उत्कंठिता। पांचवा। आप भी सोच रहे होंगे कि इतने प्रकार की नायिका होती हैं क्या? पहली बार पढ़ रहे होंगे हैं? तो इतनी प्रकार की नायिका होती हैं, देख लो, अलग अलग तरह की। और यहां से जो प्रश्न है, डेफिनेशन वहां से आएगा कि ये नायिका क्या कहलाती है। तो ये सभी का नाम याद रखना है, कौन सी नायिका क्या कहलाती है, ठीक है ना? तो यहां से अच्छे प्रश्न बनते हैं। उत्कंठिता, उत्कंठी मतलब उत्कंठा रहती है मन में एक तरह से। तो ऐसे कह सकते हैं, नायक के हाँ करने पर भी नायक के हाँ करने पर भी नहीं आने को लेकर चिंता करने वाली नायिका। तात्पर्य क्या है वो समझो जरा। नायक ने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, आ जाएंगे, मिल लेंगे। नायक ने हाँ कर दिया, उसके बावजूद उसके मन में एक डाउट है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे नायिका देखो, उसी को कहते हैं उत्कंठिता। नाम देखो, नायक के हाँ करने पर भी नहीं आने को लेकर चिंता करने वाली नायिका। डाउट रहता है उसके मन में, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। हाँ कर दिया उसने, फिर भी डाउट है। तो ऐसी नायिका को उत्कंठिता की श्रेणी में रखते हैं भाई, उत्कंठिता कहते हैं उसे, ठीक है। नंबर 6 पे चलते हैं। छठी रहेगी वासक सज्जा। वासक सज्जा, अब ये क्या है? वासक सज्जा का मतलब नाम से पता चल रहा है, सज्जा। नायक ने कहा कि हाँ भाई मिलना है, तो उसको पता चला कि हाँ भाई मिलने जाना है, तो वो सजती है, संवरती है। तो उस सजने को, संवरने वाले को, सज संवर के जाती है, तो उस नायिका को कहते हैं क्या? वासक सज्जा, श्रृंगार करती है। तो ऐसी होती है। चलिए वासक सज्जा के बारे में लिख लेते हैं। जब नायक मिलने की हाँ कर दे, देखो, जब नायक मिलने की हाँ कर दे तो श्रृंगार से सुसज्जित नायिका, वासक सज्जा कहते हैं। देखो जब नायक मिलने की हाँ कर दे तो फिर वो अपना श्रृंगार करती है और सुसज्जित तरीके से मिलने जाती है। तो ऐसी नायिका को वासक सज्जा कहा जाता है। ओके, चलिए 6 हो गए। 7वीं को लेते हैं।
नंबर 7, सातवां रहेगा स्वाधीन पति का। स्वाधीन पति का, स्वाधीन पति का ये क्या होता है देखो, ऐसी नायिका, स्व प्लस अधीन, नाम से देख लो, टुकड़े कर लो इसके, संधि विच्छेद, स्व प्लस अधीन, खुद के अधीन कर लेती है पति को। अब वो किस प्रकार से कोई भी उसकी एक्टिविटी हो या किसी भी प्रकार से, पति को कहने का मतलब अपने अधीन रखने वाली, पति उसके अधीन रहता है, वो कहता, जो नायिका कहती है वैसा ही वो करता है। तो ऐसे नायिका जो अपनी मन इच्छा से पति से काम करवा ले, स्वाधीन पति का कहलाती है ना। तो चलिए देखते हैं। ऐसी नायिका, ऐसी नायिका जिसके गुणों से, ऐसी नायिका जिसके गुणों से आसक्त होकर, जिसके गुणों से आसक्त होकर नायक उसके अधीन रहे, अधीन रहे। तो देखो, ऐसी नायिका जिसके गुणों से आसक्त होकर नायक उसके अधीन रहे, ऐसी को, नायिका को स्वाधीन पति का कहा जाता है भाई, मतलब खुद के अधीन रखती है, बस सीधी सी बात इतनी है। और आठवां है अभिसारिका। अभिसारिका, अब ये अभिसारिका क्या होती है? ऐसी नायिका जो नायक से मिलने जाती है या फिर मिलने के लिए बुलाती है, तो ऐसी नायिका को अभिसारिका कहा जाता है। ठीक है ना। देखो, ऐसी नायिका, ऐसी नायिका जो नायक से मिलने, ऐसी नायिका जो नायक से मिलने जाए या नायक को मिलने के लिए बुलाए, मिलने के लिए बुलाए। ये देखो, ऐसी नायिका जो नायक से मिलने जाए या फिर मिलने के लिए बुलाए, उसको कहेंगे क्या? अभिसारिका। अब ये जो अभिसारिका जो है ना भाई, इसके दो भेद कर दिए जाते हैं। एक तो होती है शुक्ला भी सारिका। शुक्ला भी सारिका, इसका मतलब आप समझ रहे हो, शुक्ल प्लस अभिसारिका। अभिसारिका मिलने वाली हो गई, लेकिन शुक्ल पक्ष में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष होता है चांदनी रात, तो जिसमें चांदनी रात होती है वो शुक्ल पक्ष है। मैं इसे लिख सकता हूं, देखो शॉर्ट में, देखो, चांदनी रात में, चांदनी रात में मिलने वाली, जो चांदनी रात में मिलती है ना, उस नायिका को शुक्लाभिसारिका कहते हैं। और जो अंधेरी रात में मिले उसे कहेंगे कृष्णाभिसारिका। कृष्णाभिसारिका, ये अंधेरी रात में, अंधेरी रात में मिलने वाली। तो अंधेरी रात में जो मिलने वाली है वो होती है कौन सी? कृष्णाभिसारिका। तो इस तरीके से देखो, ये 8 भेद हैं जो किसके आधार पर हैं? अवस्था के आधार पर हैं। चलो एक बार मैं इनको रिपीट करवा देता हूं। अवस्था के आधार पर ये भेद हैं। पहला, प्रोषित पति का, जिस नायिका का पति विदेश चला गया ना, उसको प्रोषित पति का कहते हैं। दूसरी होती है खंडिता, नायक किसी दूसरी स्त्री के पास चला गया, उसके लक्षण देख करके फिर ईर्ष्या करने वाली है खंडिता।
तीसरी होती है कलहांतरिता। नायक किसी अन्य स्त्री के पास गया, नायक ने आकर क्षमा याचना भी कर ली, लेकिन मना कर दिया साफ साफ नो, तो फिर बाद में पश्चाताप करती है, तो ऐसी कलहांतरिता कहलाती है भाई। उसके बाद में चौथा आया विप्रलब्धा। ये क्या होती है विप्रलब्धा? नायक ने मिलने का स्थान बताया, लेकिन वहां पर नहीं पहुंचा भाई, तो उसने सोचा कि मेरी तो बेइज्जती कर दी, तो वो विप्रलब्धा होती है, अपमानी समझने वाली। उत्कंठिता क्या होती है? नायक ने हाँ कह दी कि हाँ भाई आ जाएंगे, मिलेंगे, कोई नहीं, लेकिन फिर भी उसको डाउट है कि पता नहीं आएगा कि नहीं, तो ऐसी नायिका उत्कंठिता कहलाती है। और एक वासक सज्जा नाम से ही पता चल रहा है कि जब नायक ने कहा कि हाँ, उसके बाद में सजती संवरती है, श्रृंगार करती है, तो वो वासक सज्जा हो गई। एक होती है स्वाधीन पतिका, जो खुद के अधीन रखती है, और अभिसारिका, जो नायक को या तो मिलने जाएगी या बुलाएगी, तो जो चांदनी रात में मिलेगी उसे शुक्लाभिसारिका कहेंगे, और अंधेरी रात में मिलेगी उसे कृष्णाभिसारिका कहेंगे। तो ये अवस्था के आधार पर भेद रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये नायिका जो हमने अभी पढ़ा है, तो ये नायिका की बात पूरी होती है। ओके, अब इस पात्रों में देखो, आज इसको पूरा ही कर देते हैं पात्र को, फिर अगले जो तत्व हैं उनकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर अब नायिका की सहायिका, नायिका की सहायिका कह दो या दूतियां, ये पढ़ते हैं। अब देखो इससे आगे, नायिका की सहायिका या दूतियां, ये किस किस प्रकार की रहती हैं उस पर ध्यान देना एक बार अपने को। नंबर एक रहती है सखी भाई। सखी, तो सखी क्या होती है? नायिका की जो सहेली होती है उसको ही सखी कहते हैं, सब जानते हो। तो नायिका की सखी सहेली होती है। बात करें कि भाई बुद्धि अवस्था, तो सही तो वही है ना कि भाई जो सेम हम उम्र हो, उनके विचार एक दूसरे से मिले, तभी तो वो दोस्त एक तरह से कहें। तो अवस्था में और बुद्धि में ये नायिका की जैसी होती हैं, इनके विचार मिलते हैं, तो वो सखी होती है। तो चलो मैं लिख देता हूं एक बार यहां पर, सखी नायिका की सहेली, जो साथ रहती है। नायिका की सहेली सखी होती है, सखी होती है, जो बुद्धि एवं अवस्था, बुद्धि एवं अवस्था में नायिका के समान होती है, समान होती है। नायिका की सहेली सखी होती है, जो बुद्धि एवं अवस्था में नायिका के समान होती है। अब इसके काम क्या क्या है भाई? देखो, सखी है, इसके कार्य क्या क्या है, क्या क्या काम करती है ये? तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो नायिका है उसके साथ में हंसी मजाक करना, है ना, मनोरंजन करना। तो पहला काम तो कौन सा होगा? इसमें पहला काम रख सकते हैं, नायिका से हास परिहास, हंसी मजाक कह सकते हैं एक तरह से ना, हास परिहास करना एक काम। दूसरा काम रहेगा नायिका का श्रृंगार करना, नायिका का श्रृंगार करने का काम रहता है। तीसरा काम रहेगा नायिका को शिक्षा एवं
उपालंब देना, ये नायिका के कार्य है भाई। नायिका से हंसी मजाक करती है, नायिका का श्रृंगार करती है, सखी है जो नायिका को किसी बात की शिक्षा की जरूरत हो तो वो शिक्षा भी देती है। उपालम का मतलब होता है उल्हाना, कि किसी बात को लेकर वो उल्हाना देता है कि भाई ये गलत किया है, सही किया है, इस तरह से। तो ये कार्य होते हैं किसके? सखी के। तो नायिका के जो साथ रहती हैं, सहायिका जो होती है, उसमें एक तो आती है कौन? सखी। अच्छा भाई, सखी के बाद में दूसरा जो है पात्र, जो दूसरी रहती है दूती। सखी के बाद में दूती। अब ये दूती क्या होती है बताओ? ये समाचार जो सूचनाएं होती है ना, उनको इधर उधर, दूत सुना होगा ना, तो सूचनाओं को इधर उधर लाने वाला, लाने ले जाना, दूती। ये स्त्रीलिंग में हो गया, दूत का दूती बन गया। तो ऐसे कह सकते हैं हम सीधे शब्दों में कि जो दूती है ना, दूती सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, दूती सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। अब भेद की बात कर लेते हैं। भेद, तो पहला भेद है ना इसका, वो रहेगा उत्तमा। उत्तमा, उत्तमा, मध्यमा और अधमा, ये तीन होते हैं। तो उत्तमा में नाम से पता चल रहा है उत्तम, तो ये मधुर वचन बोलती है। ऐसे लिख सकते हैं, देखो, मधुर वचन बोलने वाली, मधुर वचन बोलने वाली और नायिका का हित करने वाली, यानी भला, हित करने वाली। मधुर वचन बोलती है और नायिका का भला करती है, ये हमेशा भला चाहती है, तो उसको हम उत्तमा की श्रेणी में रखेंगे। उत्तमा के बाद में दूसरी रहती है कौन सा? मध्यमा। अब ये मध्यमा दूती जो है वो कैसी रहती है? देखो, अब ये मध्यम टाइप की है, मधुर और कठोर दोनों तरह के वचन बोलती है ये, ठीक है ना। मधुर एवं कठोर, मधुर एवं कठोर दोनों तरह से बात करने वाली, ये मध्यमा होती है भाई। जो मधुर और कठोर दोनों तरह से बात करती है वो मध्यमा। और तीसरी होती है अधम श्रेणी की, जिसको हम कहेंगे अधमा। अधमा है ये कभी प्यार से बात नहीं करती, हमेशा मतलब कठोर शब्दों में बात करती है, वो अधमा की श्रेणी में रखते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, केवल कठोर वचन, केवल कठोर वचन बोलने वाली, केवल कठोर वचन बोलने वाली अधमा। तो इस तरह से हम कहें कि दूती जो है ना, ये सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। और तीन श्रेणी हो गई इसकी, उत्तम, शब्द से बना उत्तमा, ये सबसे बढ़िया होती है, मधुर वचन बोलती है, हमेशा नायिका का भला चाहती है। मध्यमा जो होती है, ये मधुर और कठोर दोनों का मिश्रण हो गया, मध्यम हो गया ना बीच का, दोनों तरह की बातें। और अधमा होती है, वो कभी मीठी तो बोलती नहीं, वो तो हमेशा कड़वी कड़वी। तो कठोर वचन बोलने वाली होती है, वो होती है कौन सी? अधमा। तो इस तरह से ये तीन भेद हो जाते हैं किसके? दूती के। अच्छा भाई, अब इसमें दूती के ये तो भेद हो गए, अब दूती के कार्य और देख लेते हैं। दूती के कार्य, दूती के कार्य। पहला कार्य, विरह निवेदन। दूती का कार्य है, वैसे सूचनाएं तो ले जाती है, तो एक है विरह निवेदन।
नायिका की विरह वेदना जो है ना, इसकी सूचना ले जाकर नायक को देती है। तो ये है एक तरह से देखो, नायिका के विरह, नायिका के विरह की सूचना नायक तक पहुंचाना। तो एक काम तो हो गया, विरह की सूचना नायक तक पहुंचाती है कि अरे नायक कहाँ खोया हुआ है, तेरे चक्कर में वो पागल हुई पड़ी है। तो इस तरह की जो विरह की जो सूचना है, विरह निवेदन कहते हैं उसे। तो एक काम तो दूती का हो गया ये विरह निवेदन। और दूसरा जो काम है, दूसरा काम रहता है संगठन। संगठन का मतलब आप समझ पा रहे हो, दोनों को संग करवाते मतलब मिलाना। तो दूसरा काम होता है नायक और नायिका, इसकी सूचना उसके पास, उसकी सूचना उसके पास। तो नायक और नायिका को मिलाना, ये दूसरा काम है। ये दूती के काम है भाई, नायक और नायिका को मिलाना जिसको संगठन कहेंगे, और नायिका के विरह की सूचना है वो नायक तक पहुंचाना, वो विरह निवेदन। ये दूती के दो प्रमुख कार्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये थी भाई नायिका की सहायिका या फिर कहें दूती। तो इस तरह से ये हो गए। और एक लास्ट इसमें अर्थोपक्षेपक और है पात्र में, उसके बाद में अपना ये पात्र जो तत्व है ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए एक बार उसको और देख लेते हैं। तो अब यहां पर हेडिंग बना लीजिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट पात्र रहेगा आपका अर्थोपक्षेपक। अर्थोपक्षेपक ये है, नाटक के बारे में सूचना देने वाले पात्रों को अर्थोपक्षेपक कहते हैं भाई। अब आप सोच रहे हैं अर्थोपक्षेपक क्या, अर्थ उपक्षेपक, कि नाटक की बारे में जो सूचना देते हैं ना, कि कब नाटक खत्म हो, कोई शुरुआत में, कोई बीच में, किस तरह से, तो इनके भेद पढ़ेंगे अभी। कुल मिला के आप ये देखें कि अर्थोपक्षेपक होता क्या है, तो कह सकते हैं कि नाटक के बारे में सूचना देने वाले जो पात्र हैं उनको ही अर्थोपक्षेपक कहते हैं। ओके, चलिए लिख देते हैं, नाटक के बारे में, नाटक के बारे में सूचना, नाटक के बारे में सूचना देने वाले पात्रों को अर्थोपक्षेपक कहा जाता है। अर्थोपक्षेपक कहा जाता है, ये देखिए। तो ये रही बात, अर्थोपक्षेपक होता क्या है इसकी बात है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं देखो, इन पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अर्थोपक्षेपक में एक होता है विषकंभक। विषकंभक, ठीक है ना, विषकंभक। ये बताया नाटक के बारे में जो सूचना देने वाले पात्र होते हैं ना, तो उनको कहते हैं अर्थोपक्षेपक। इसमें एक होता है विषकंभक। ये क्या है, ये वे दो निम्न पात्र होते हैं भैया, वे दो निम्न पात्र जो आपसी वार्तालाप, वे दो निम्न पात्र जो आपसी वार्तालाप के माध्यम से, आपसी वार्तालाप के माध्यम से नाटक के बारे में, नाटक के बारे में सूचना देते हैं। तो इसमें जो मूल बात है ना, वो आपको ये ध्यान रखने की है, निम्न पात्र, दो निम्न पात्र, ठीक है ना, जो दो निम्न पात्र होते हैं जो आपस में बातचीत करते हैं और उसके माध्यम से ही नाटक के बारे में सूचना देते हैं।
तो उनको विस्कंबक की श्रेणी में रखते हैं भाई, दो निम्न पात्र। अच्छा, दूसरा रहेगा प्रवेशक। प्रवेशक, प्रवेशक ये क्या होता है? देखो, नाम से पता चल रहा प्रवेश, तो यहां पर हम कह सकते हैं वह अप्रधान पात्र। मतलब नाटक में इसका कोई रोल नहीं होता है, अप्रधान। वह अप्रधान पात्र जो दो अंकों के बीच, दो अंकों के बीच सूचना देता है। मतलब कोई भी एक ऐसा पात्र रहेगा जो दो अंकों के बीच में सूचना देता है, लेकिन नाटक में उसका कोई विशेष रोल नहीं रहता है, अप्रधान पात्र। तो ध्यान रखें, इसमें निम्न पात्र थे जो विस्कंबक है, इसमें दो हैं, और ये अकेला भी हो सकता है। तो अकेला है तो देखो वह अप्रधान पात्र है जो दो अंकों के बीच, मतलब पहला और दूसरा जैसे अंक होगा ना, तो दोनों के बीच में सूचना देने का काम करता है, तो वो होता है प्रवेशक। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा रहेगा चुलिका। तीसरा पात्र है वो है चुलिका। अब ये चुलिका क्या है? देखो, पर्दे के पीछे से, किससे? जो पर्दा होता है ना नाटक में जब मंचन किया जाता है, तो पर्दे के पीछे से सूचना देने वाला पात्र है। पर्दे के पीछे से, पर्दे के पीछे से सूचना देने वाले पात्र, वो चुलिका कहलाते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, अंकाश्य। अंकाश्य ये क्या होता है? एक अंक जैसे समाप्त होता है ना, तो एक अंक समाप्त होने पर, एक अंक समाप्त होने पर अगले अंक, एक अंक समाप्त होने पर अगले अंक के आरंभ की सूचना देने वाले पात्र। अंकाश्य क्या हो गए? देखो, एक अंक जैसे समाप्त हो गया तो अगला अंक जैसे शुरू होने वाला होता है ना, तो अगले अंक का प्रारंभ होने वाला है, शुरू होने वाला है, उसकी सूचना देते कि हाँ भाई दूसरा अंक है वो शुरू होने वाला है। तो एक अंक समाप्त होने पर अगले अंक के आरंभ की सूचना देने वाले जो पात्र होते हैं वो ही क्या होते हैं? अंकाश्य होते हैं। चलिए और एक लेते हैं इसमें, वो रहेगा अंकावतार। अंकावतार, अंकावतार। अब ये अंकावतार क्या होता है? अगले अंक में, अगले अंक में क्या होगा, अगले अंक में क्या होगा, इसकी सूचना देने वाले पात्र, देने वाले पात्र, ये अंकावतार कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये 5 अर्थोपक्षेपक हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये रही भाई पात्रों की बात, जिसमें हमने नायक, नायक के सहायक, खलनायक, नायिका, नायिका की सहायिका दूती हैं उनको, और भाई ये अर्थोपक्षेपक, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो हमारा जो दूसरा तत्व है पात्र, वो इसी के साथ में समाप्त हो गया है। आपको पढ़ना है और एक बार अच्छे तरीके से इन पे विचार करना है, और एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, और नेक्स्ट तत्व की बात करेंगे अगले लेसन में। ओके, तो लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।